नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोएडा के निठारी केस में। एक ऐसे केस में बच्चों के कंकाल और ऑर्गन ट्रेड के एक्विजिशन, मीडिया ट्रायल, डेथ सेंटेंस सब कुछ था, लेकिन सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को एक्विट कर दिया। सवाल ये है, इतना हॉरिफाइंग फैक्ट के बावजूद कोर्ट ने नॉट प्रूफ क्यों कहा? या तो कोर्ट को हकीकत नहीं दिखी या एविडेंस लॉ कुछ और कहता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लॉ का प्रोसेस क्या होता है, निठारी केस का शॉर्ट स्टोरी और कन्फेशन और सेक्शन 164 सीआरपीसी का रोल और सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट बीएसए के अंडर डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट, चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहाँ टूट गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जजमेंट के बाद लोगों का कानून पर से भरोसा क्यों हिल गया। सबसे पहले हम एक बेसिक पिक्चर बनाते हैं। जज साहब बैठे हुए कोर्ट रूम में। जज कभी भी मौकाई वारदात पे नहीं होते। जज साहब क्राइम होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखे। उनको सिर्फ एक चीज मिलती है, एविडेंस। एविडेंस कौन लाता है? बाय स्टेट और थ्रू पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पिलर्स, जो कि पहला है आईपीसी, जो कि अब हो गया बीएनएस, जो कि बताता है कि कौन सा एक्ट क्राइम है, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा। और दूसरा जो कि है सीआरपीसी, जो कि अब हो गया बीएनएसएस, जो बताता है कि कैसे केस फाइल होगा, जैसे इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एक्सेट्रा। तीसरा एविडेंस एक्ट, जो कि हो गया बीएससी, जो कि बताता है कि जज कौन सबूत सुन सकते हैं और कौन से नहीं, और कौन से एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं। यही फिल्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहर दुनिया में जो लोग भी बोल रहे हैं, मीडिया जो भी दिखा रही है, कोर्ट से वही चीज देख सकती है जो एविडेंस एक्ट यानी बीएसए के अंदर अलाउ करता है। इसी फिल्टर के अंदर निठारी केस अल्टीमेटली गिर गया। सबसे पहले हम केस का बैकग्राउंड समझते हैं। नोएडा सेक्टर 31 निठारी गांव के पास एक बंगलो जिसका नंबर D5। इस बंगलो के मालिक बिजनेसमैन महेंद्र सिंह पदेर और वहां डोमेस्टिक का हेल्प का काम करते थे सुरेंद्र कोहली। 2005 और 6 के बीच में निठारी एरिया में कई बच्चे, यंग वुमेन रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। फैमिलीज बार बार पुलिस कंप्लेन करती है, लेकिन उनको अक्सर यही जवाब मिलता है कि भाग गई होगी या मिसिंग रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया जाता। बाद में इक्विटी कमेटी ने भी माना कि लोकल पुलिस 2 साल से कंप्लेन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहे हैं। टर्निंग पॉइंट पर आता है दिसंबर 29, 2006 में। नोएडा पुलिस D5 बंगलों के पीछे ड्रेन एरिया में जब सर्च करती है, वहां से गनी बैग और मिट्टी के अंदर से ह्यूमन स्कल, बोन्स और कपड़े मिलते हैं। टोटल 16 के आसपास ह्यूमन रिमेन इनिशियली रिकवर होती हैं। अगले कुछ दिनों में और स्केलेटन मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये सीरियल किलिंग का पैटर्न है। इसी टाइम मीडिया ने इसको निठारी किलिंग या निठारी सीरियल मर्डर केस बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही न्यूज आती है, वैसे ही पूरा देश शॉक में आ जाता है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, उनको भी यही लगता है कि उनके बच्चों के साथ भी यही हुआ होगा। हाई कोर्ट भी कन्विक्शन को अपहोल्ड कर देता है। फिर मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट, जहां 2011 के आसपास एक बेंच ने कन्विक्शन और डेथ पेनल्टी को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस मानकर कंफर्म कर दिया। उसके बाद क्या होता है? रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, डिसमिस हो जाती है। लास्ट स्टेज क्यूरेटिव पिटीशन, अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पावर देता है। अब आते हैं सबसे क्रिशियल पॉइंट पर, कन्फेशन। क्रिमिनल लॉ में पुलिस कस्टडी में दिए गए कन्फेशन जनरली सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करता है कि पुलिस के पास इतनी पावर होती है कि वो मारपीट करवा के, टॉर्चर करके, प्रेशर डालकर कोई भी कन्फेशन ले सकते हैं। इसीलिए पुलिस को दिए गए कन्फेशन एज ए रूल एडमिट नहीं हो सके। एविडेंस एक्ट यानी बीएसए के दिए गए प्रोविजन क्लियरली ये बताते हैं कि पुलिस के सामने कन्फेशन कोर्ट में यूज नहीं किया जा सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीआरपीसी सेक्शन 164 और बीएनएसएस के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 183 टाइप लाया गया। आइडिया ये है कि अक्यूज अगर वॉलंटरी कन्फेस करना चाहे तो वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करे। मजिस्ट्रेट अक्यूज को वार्न करेगा कि तुम्हें चुपचाप रहने का राइट है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, कि कोई टॉर्चर तो नहीं हुआ, वॉलंटरी सब हुआ है या नहीं, तभी सिर्फ कन्फेशन एडमिट माना जा सकता है। निठारी सुरेंद्र कोहली केस में प्रोसिक्यूशन का पहला और बड़ा पिलर एक डिटेल कन्फेशन, जो कि सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंडर मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ।
2011 तक कोर्ट ने इस कन्विक्शन को सब्सटेंशियल बेसिस पर माना और इस पे रिलाई करके कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस दी गई। लेकिन बाद में जब बाकी 12 केसेस हाई कोर्ट में गए, वहाँ के कोर्ट ने सेक्शन 164 कन्फेशन को टॉर्चर और वॉलेंटरी माना, क्योंकि कोहली 60 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहा। जब वो कन्फेशन दे रहा था तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रेजेंट थे, जो कि एक बहुत बड़ा कोअर्जन सिग्नल है। जब एक ही कन्फेशन में सेम सर्कमस्टेंसेस में दूसरे केस में हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव में 164 कन्फेशन में वहाँ एडमिट नहीं हो सकते। डेथ सेंटेंस कैसे सस्टेन हो गया, यानी प्रोसिक्यूशन का पहला पिलर कन्फेशन कोलैप्स हो गया। दूसरा पिलर था सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट यानी बीएसए के अंडर डिस्कवरी। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जैसे एक्यूज पुलिस को बताता है मैंने पिस्तौल पीपल के पेड़ के नीचे छुपाई है। नॉर्मली जो पोजीशन में मर्डर किया वो एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि कन्फेशन पुलिस के सामने है, लेकिन जो हिस्सा डायरेक्टली किसी डिस्कवरी तक ले जाते हैं, यानी पिस्तौल यहाँ छुपाई है, ये एक्सटेंट लॉ एक छोटा सा एक्सेप्शन बताता है। अगर पुलिस उसी जगह से वही चीज रिकवर करती है तो वो एडमिट हो सकता है, क्योंकि वो फैक्ट ऑफ लॉ डिस्कवर करता है। ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चेन बनते हैं। एक्यूज ने जगह बताई, वही जगह से वेपन, डेड बॉडी मिली, फॉरेंसिक से लिंक हुआ, तो कोर्ट ये कह सकती है कि ये एक्यूज भी इन्वॉल्व था। अब कोहली के केस में क्या हुआ? कहा गया कि सुरेंद्र कोहली ने पुलिस को बताया कि ड्रेन नाली में कंकाल और बोन्स मिलेंगे। पुलिस वहां गई, रिमेन मिला। प्रोसिक्यूशन ने बोला देखो डिस्कवरी सेक्शन 27 का कॉन्सेप्ट, लेकिन जजमेंट के एनालिसिस से एक क्रूशियल फैक्ट सामने आया। जब ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ तब तक डिगिंग वहां ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और अथॉरिटीज को सब पहले से ही पता था वहां रिमेन मिल रहे हैं, यानी स्पॉट कोई नया नहीं जो सिर्फ एक्यूज के बताने से पता चले। दो बड़ी प्रॉब्लम, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कंटेम्परेरी नहीं हुआ, यानी जो कहा गया और रिकवर हुई वो टाइम और सीक्वेंस नेचुरली लिंक्ड नहीं हुआ। स्टेटमेंट बाद में फॉर्मली रिकॉर्ड हुआ जब साइट पे काम ऑलरेडी चालू था। स्टेटमेंट की वर्डिंग और अर्लियर रिमांड स्टेटमेंट में भी मिसमैच था। रिजल्ट, कोर्ट ने कहा ये जेन्युइन सेक्शन 27 डिस्कवरी नहीं है, पुलिस को लोकेशन पहले से ही पता थी, एक्यूज के फैक्ट बताने से कुछ नया नहीं डिस्कवर होगा। इसका मतलब प्रोसिक्यूशन का दूसरा पिलर भी टूट गया और जब कन्फेशन और डिस्कवरी दोनों हो गए तो सर्कमस्टेंशियल चेन अपने आप टूट गई। तीसरा एस्पेक्ट, बाकी साइंटिफिक और फॉरेंसिक एविडेंस और क्यूरेटिव जजमेंट भी पॉइंट आउट हुआ। डीएनए सैंपल प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं हो पाए। साइट से मिलने वाले कुछ सैंपल जैसे ब्लड, सीमेंट, साइट एक्यूज से प्रॉपर मैच नहीं हो पाए और सर्कमस्टेंशियल चेन होनी चाहिए थी, जैसे लास्ट सीन, मोटिव, रिकवरी, ये सर्कल को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल है, प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना रहता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्रिमिनल केसेस में जेल या डेथ भी हो सकते हैं, इसीलिए इनके स्टैंडर्ड हाई होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब कन्फेशन एडमिट नहीं हो सकती तो सेक्शन 27 वाली डिस्कवरी भी लीगली लिख नहीं सकती। फॉरेंसिक लिंक भी डाउटफुल रहे और इतनी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ भी किसी को कन्विक्ट या डेथ सेंटेंस कैसे दे सकते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट लॉ के हिसाब से एक्यूज्ड को ही जानी चाहिए। अब आता है सबसे पेनफुल पार्ट, सोशियोलॉजी और पब्लिक ट्रस्ट। निठारी जैसे केस में जैसे पेरेंट्स, मीडिया, सोसाइटी, इसमें सबको लगता है कि सबको सब पता है, लेकिन कोर्ट को सबके पता होने के बेसिस पर जजमेंट नहीं देना होगा, उसको लीगल एविडेंस के बेसिस पर जजमेंट देना होगा। 2025 में क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्यूट कर दिया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डेथ सेंटेंस कंफर्म किया था। 2025 में क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्यूट कर दिया। जब लीगल सिस्टम ऐसे यूटर्न लेता है तब लोगों पर से भरोसा उठता है। विक्टिम की फैमिलीज को लगता है कि कोर्ट के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है या फिर कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन में लोग बोलते हैं कि कोर्ट ने कुछ नहीं किया है और स्टेट जस्टिस का मूड भी बनता है। फिर भी लॉ को इमोशन के अगेंस्ट स्टैंड लेना होता है, वरना कल को किसी को भी पब्लिक एंगर के नाम पे फांसी दे दी जाएगी। और ऐसे केसेस का ब्रेकडाउन चाहिए आपको तो आप कमेंट में नीचे बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग हेडलाइन नहीं लॉ का लॉजिक भी समझें।